ए वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग फिर एक बार फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का लेक्चर नंबर 5 जो वो लेके आए हैं, जिसके अंदर बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे C4 प्लांट। C4 प्लांट एक ऐसे प्लांट है जो कि C3 प्लांट से काफ़ी अच्छी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये प्लांट नेचर के अंदर अपने आप को एडेप्ट कर रहे हैं। मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि ये मॉडल थोड़ा सा एडवांस मॉडल है नॉर्मल प्लांट से। इन प्लांट के पास हाई टेम्परेचर के अंदर काफ़ी अच्छे से फोटोसिंथेसिस करने की एफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो C3 प्लांट थे जिसके अंदर हमने केल्विन साइकिल देखी थी, उन प्लांट में एक प्रॉब्लम ये थी कि जो उनका फर्स्ट एक्सेप्टर था रूबिस्को, वो दो बंदों के साथ अपनी दोस्ती रखता है, एक ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और हम सब लोग जानते हैं कि प्लांट जो है जब खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो CO2 को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम था जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन नाम की एक चीज़ देके गया था, जो कि एक वेस्टफुल प्रोडक्ट था, जिससे ना कोई एनर्जी बनती थी, उल्टा हमें उसमें जो है एनर्जी लगानी पड़ती थी, क्योंकि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जिससे C3 साइकिल या मैं कहूँ कि केल्विन साइकिल जो है वो चल सके। तो इसलिए रूबिस्को कहीं ऑक्सीजन के साथ बाइंड ना कर जाए प्लांट्स का, इसलिए एक एडवांस मेथड आया जिसका नाम है बेटा C4 साइकिल, C4 प्लांट। ठीक है, C3 साइकिल में हमारे पास, मैंने अभी डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या थी। रूबिस्को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ दोस्ती दिखाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोस्ती दिखाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोस्ती दिखाएगा तो हमें जो है फोटोसिंथेसिस वो करके देके जाएगा। लेकिन अगर वो उसकी दोस्ती ऑक्सीजन के साथ हुई तो बेटा वो हमारे लिए प्रॉब्लम का रीजन होगी, क्योंकि उस टाइम में हमें फोटो रेस्पिरेशन होगा जो कि एक वेस्टफुल प्रोडक्ट होगा। जब हमने देखा कि C3 साइकिल जब चल रही थी प्लांट्स के अंदर, तो फर्स्ट जब CO2 उन्होंने बनाया तो 3 ATP और 2 NADPH जो है वो जनरेट किए। अगर एक CO2 को एक्सेप्ट करने में वो 3 ATP और 2 NADPH जो है वो यूज़ करता है ग्लूकोज बनाने में, तो बेटा 6 कार्बन के लिए, मतलब ग्लूकोज के लिए इस चीज़ को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 18 ATP और 6 NADPH जो है वो 12 NADPH जो है वो हमारे यहाँ पे यूज होते थे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए इन द C3 साइकिल। और मैंने पहले ही बताया कि C3 साइकिल में हमारा फर्स्ट एक्सेप्टर था रूबिस्को, CO2 को लेने वाला। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम था जो कि क्या करता था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोनों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता था। दोनों के साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था, ये एक फोटो रेस्पिरेशन नाम का प्रोसेस जो वो करता था। अब बात आती है बेटा C4 साइकिल की। किसकी बात आती है बेटा? C4 साइकिल की। C4 साइकिल को हम लोग C4 पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इस पाथवे को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है हैच एंड स्लेक, और इस पाथवे को हम लोग हैच एंड स्लेक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ये एडेप्टेशन होती है ट्रॉपिकल एरिया में, जो प्लांट होते हैं उनकी एडेप्टेशन है। ट्रॉपिकल एरिया में इन प्लांट्स की एडेप्टेशन क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने पे रूबिस्को की एक कंडीशन होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। हमें इस पाथवे में वो बंदा ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होने देना चाहते, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ट्रॉपिकल एरिया में हमारे प्लांट C4 साइकिल करें। कुछ प्लांट ने अपने अंदर एडेप्टेशन की है, जैसे शुगरकेन, शारगम और मेज। ये ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद भी ये लोग अच्छे से जो है क्या कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं आराम से। फोटो रेस्पिरेशन ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है जिसको मैं बोलता हूँ क्रेंच एनाटॉमी। किसके नाम से जानता हूँ बेटा? क्रेंच एनाटॉमी के नाम से जानता हूँ। क्रेंच का मतलब होता है वृत्त, वृत्त का मतलब होता है कवरिंग, और कवरिंग किसकी? बंडल शीट सेल की। किसके ऊपर कवरिंग? वेस्कुलर बंडल के ऊपर। जैसे मान लो ये मेरे पास वेस्कुलर बंडल है, ओके, और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? बंडल शीट सेल है। तो बंडल शीट सेल वेस्कुलर बंडल को इस तरीके से कवर करके रखती है कि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन ना हो। किस तरीके से कवर करके रखेगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो है बंडल शीट सेल जो है वो होती है। जब आप एक नॉर्मल C3 प्लांट में देखोगे तो हमारे पास मीजोफिल सेल होती है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन यहाँ पे बंडल शीट सेल आती है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। ये डिफरेंस क्या है? नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल प्लांट में मीजोफिल सेल होती है और जो C4 प्लांट में
बंडल शीट सेल होती है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इनकी वजह से ही जो है वो क्या हुआ है, हमारे पास ये एडवांसमेंट आई है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब बंडल शीट सेल ऐसा क्या करती है। तो बेटा ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने दिखाने की कोशिश की है। ये हमारे पास मीजोफिल सेल है, ओके, और ये हमारे पास बंडल शीट सेल है। मीजोफिल सेल साइज में थोड़ी स्मॉल होती है, ये लार्ज है। अगर इनके बेटा मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थाइलाकोइड जो है वो ग्रेना के फॉर्म में अरेंज है। अगर ये ग्रेना के फॉर्म में अरेंज है तो बेटा यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो है वो दोनों प्रेजेंट होने के चांसेस है। और यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है, और हम जानते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होगा तो वहाँ से क्या इवोल्व होगी बेटा, ऑक्सीजन इवोल्व होगी। बंडल शीट सेल में क्या होता है, बंडल शीट सेल में ये हमारे पास थिक कवरिंग होती है, प्लस इनके क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकोइड है वो क्या रहता है आपका, वो क्या रहता है, वो स्कैटर्ड रहता है, स्कैटर्ड रहते थाइलाकोइड, जिसकी वजह से सिर्फ यहाँ पे कौन सा होता है बेटा, फोटोसिस्टम 1 जो है वो प्रेजेंट होता है। और फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है तो बेटा यहाँ पे मेरा साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होगा, जिसमें सिर्फ क्या बनती थी, एटीपी बनती थी, जिसमें O2 जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता था, जिसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन जो है वो नहीं निकलती थी। कहाँ निकलती थी बेटा वो, जब मेरे पास फोटोसिस्टम 2 भी होता था। और फोटोसिस्टम 2 कहाँ होता था, जब दो थाइलाकोइड आपस में इस तरीके से डिप्रेस होते थे एक जगह पे, तो उनके बीच में जो है फोटोसिस्टम 2 जो है वो प्रेजेंट होता था, जिसकी वजह से नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन चलती थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो इवोल्व होती थी वाटर के ब्रेकडाउन होने की वजह से। तो हुआ क्या, बंडल शीट सेल में फोटोसिस्टम 2 अब्सेंट है, जिसकी वजह से ना कोई O2 निकलेगी और ना ही कोई NADPH बनेगा, ठीक है। दूसरा, बंडल शीट सेल जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जिनकी वजह से कोई गैस बाहर से भी जो है ऑक्सीजन वगैरह बाहर से भी अंदर नहीं आ सकती, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लोग किस तरीके से अपने आप को इतना एफिशिएंट करते हैं। ये हमारे पास C4 साइकिल है, यहाँ पे हमारे पास मीजोफिल सेल है, ये हमारे पास मीजोफिल सेल है, ओके, और ये हमारे पास बंडल शीट सेल है। अगर आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे मैंने ये थिक बनाई है, ये थिन मेम्ब्रेन है, ये थोड़ी लार्ज है, ये थोड़ी स्मॉल है, ओके। और दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था कि इसमें थाइलाकोइड मेम्ब्रेन जो है वो आपकी थाइलाकोइड जो है वो स्केटर्ड है, यहाँ पे थाइलाकोइड जो है वो ग्रेना के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसमें फोटोसिस्टम 2 होगा, फोटोसिस्टम 1 भी होगा, इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होगा, जिसकी वजह से कोई ऑक्सीजन यहाँ पे इवोल्व नहीं होगी। तो होता क्या है बेटा कि जैसे मान लो सब फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या आई, CO2 आई। जब CO2 एंटर करती है और वाटर के साथ रिएक्ट करती है एंटर करते ही, तो बेटा वो HCO3- की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाती है, और इसको फर्स्ट एक्सेप्टर जिसका नाम होता है बेटा पैप, फोस्फोइनोल पायरुवेट, वो क्या करता है, कैप्चर करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। क्योंकि ये कार्बन है बेटा 3 कार्बन का, एक CO2 यहाँ से आई, ये 1 कार्बन, तो ये टोटल कितने कार्बन हो गए बेटा, 4 कार्बन। और ये काम हो रहा है कहाँ पे, मीजोफिल सेल में। अब ऑक्सैलिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मैलिक एसिड में। और एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड एक बात है, जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे बेटा हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज NADPH कन्वर्टेड इनटू NAD पॉजिटिव, ओके। और ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है, तो हमें यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ी। अब बेटा मीजोफिल सेल से जो मैलिक एसिड है या एस्पार्टिक एसिड है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किसमें, बंडल शीट सेल में। जब मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट हो गया, एस्पार्टिक एसिड बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद इस मैलिक एसिड को बंडल शीट सेल में आते ही कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुविक एसिड में। कहाँ कन्वर्ट कर दिया जाता है, पायरुविक एसिड में। और इस प्रोसेस में हमें एनर्जी मिलती है, NADP कन्वर्ट होता है NADPH में। ये 4 कार्बन के कंपाउंड होते हैं और ये क्या करते हैं, एक CO2 यहाँ से निकालते हैं, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकलती है और ये पायरुविक एसिड को वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे,
मीसोफिल सेल में, और फिर पायरुविक एसिड से पैप बनाया जाता है, रीजनरेट किया जाता है, और इस प्रोसेस में हम लोग एटीपी जो है वो खर्च करते हैं। एटीपी क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे खर्च करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है यहाँ पे 2 एटीपी जो है बेटा वो खर्च होती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो CO2 यहाँ से निकली, उस CO2 को यहाँ पे बंडल शीट सेल में रूबिस्को नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, RUBP की फॉर्म में। RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये 5 कार्बन का कंपाउंड, ये 1 कार्बन की CO2, जिसको कौन कैप्चर करेगा बेटा, रूबिस्को एंजाइम की वजह से। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये C3 साइकिल क्या बनाएगा बेटा, C3 साइकिल बनाएगा। ठीक है, C3 साइकिल बनाएगा, जिससे आगे चल के क्या मिलता है बेटा हमें, C3 साइकिल में ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। फर्स्ट कार्बन जो है वो 3 कार्बन का बनाता है, ये RUBP। ठीक है, तो जिससे जो है हमें ग्लूकोज यहाँ पे मिलेगा। अब बढ़िया बात यहाँ पे क्या है कि बंडल शीट सेल में रूबिस्को के पास सिर्फ एक ही चांस है कि वो किसके साथ दोस्ती करेगा, CO2 के साथ दोस्ती करेगा। ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करने के चांसेस यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं। तो इसलिए रूबिस्को को हमने सिर्फ एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जिसे सिर्फ ये बोला गया कि तेरे को जो है CO2 को ही खाना है, क्योंकि CO2 के साथ काम करके तू अच्छे से रहता है, वरना क्या कर लेता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन कर लेता है। हमने रूबिस्को को इस तरीके से अरेंज किया कि हमने उसके चारों तरफ क्या दी, सिर्फ CO2 ही दी, और ये CO2 ना बाहर जा सकती, ना यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आ सकती, क्योंकि ये बंडल शीट सेल थिक है और इम्परवियस होती है। किसके लिए इम्परवियस होती है बेटा, ये इम्परवियस होती है ऑक्सीजन के लिए और गैसेज एक्सचेंज के लिए। अब देखो यहाँ पे हमें कितना अमाउंट जो है वो देना पड़ा। एनर्जी काउंट देखें बेटा, तो एक C3 साइकिल में 3 ATP ये नॉर्मल है बेटा, और 2 NADPH जो है यूज होते थे। ओके, 2 NADPH यूज होते थे, लेकिन यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमने NADPH यूज किया है, बदले में हमें NADPH मिला भी है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को तो कर देते बेटा कैंसिल, कि ना हमने किसी से रुपए लिए और ना ही हमने किसी को दिए, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें 2 ATP की जरूरत पड़ रही है। तो बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि एक CO2 के लिए मैंने 5 ATP, कौन से 2 ATP ये और 3 ATP ये, तो कितने हो गए 5 ATP और 2 NADPH। मैंने फर्स्ट लाइन लेक्चर की जब स्टार्ट की, यहाँ पे ये बोला C3 साइकिल इन ऑल प्लांट। इसका मतलब क्या है, C3 साइकिल तो चलेगी, C3 साइकिल सब में चलेगी, लेकिन एडेप्टेशन उन्होंने C3 साइकिल से पहले एक इस तरीके की कर ली कि C3 साइकिल में जो रूबिस्को एंजाइम है वो किसके साथ बाइंड हुआ, आपका CO2 के साथ बाइंड हुआ। किसमें, C4 साइकिल में। ओके, C3 साइकिल यहाँ पे भी चली है, बट यहाँ पे एक और प्रोसेस हुआ है जो कि रूबिस्को को सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है, क्या खाने के लिए देता है बेटा, CO2 खाने के लिए देता है, और इस प्रोसेस में हम 2 ATP ज्यादा लगाते हैं। तो बेटा इस प्रोसेस में 3 ATP और 2 NADPH थे, तो टोटल 2 ATP हमने और ज्यादा लगा दी C3 से, तो टोटल 5 ATP और 2 NADPH एक CO2 को फिक्स करने में लगा है। और क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो बेटा 30 ATP प्लस 12 NADPH की हमें जरूरत होती है। ओके, इस C4 साइकिल के अंदर। प्लस एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि ये लोग काफ़ी सलाइन कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं। कौन ग्रो कर जाते हैं, C4 प्लांट जो है एफिशिएंसी दिखाते हैं कहाँ पे, सोल्ट कंसंट्रेशन जब सॉइल में ज़्यादा होती है वहाँ पे भी ये लोग काफ़ी हाई कंसंट्रेशन, काफ़ी हाई जो है परफॉर्मेंस दिखाते हैं। किस तरीके से जो है ये लोग दिखाते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। बेटा बेसिकली होता क्या है कि हाई कंसंट्रेशन का मतलब, हाई सोल्ट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो ये मेरे पास प्लांट है, ये मेरे पास प्लांट की रूट्स है, यहाँ पे सोल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। सोल्ट कंसंट्रेशन सॉइल में क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है। तो अगर सोल्ट कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा है तो मैं ये बोलता हूँ बेटा ये कैसा है, हाइपरटोनिक है। कैसा है ये, हाइपरटोनिक है। और रूट कैसी होगी इस टाइम पे, रूट कैसी होगी बेटा, हाइपोटोनिक होगी। कैसी होगी, हाइपोटोनिक हो गई, जिसकी वजह से जो रूट का पानी है, जो रूट का बेटा वाटर है, वो कहाँ आ जाएगा, आपका आउटसाइड आ जाएगा, बाहर आ जाएगा।
जिससे वाटर लॉस का चांसेस होते हैं। लेकिन ये प्लांट जो है वो क्या करते हैं, इस कंडीशन में भी अच्छे से ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, जो इन्होंने ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड जो इन्होंने बनाया उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बेटा, किसको, रूट को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा लेते हैं। अपनी कंसंट्रेशन को कैसी कर देते हैं बेटा, हाइपरटोनिक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग इस कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं। तो दो फायदे हुए C4 प्लांट के, एक तो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, प्लस सोल्ट कंसंट्रेशन वाली सॉइल में भी ये अच्छे से ग्रो कर गए, क्योंकि जब बाहर सोल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे। उससे बचने के लिए प्लांट ने क्या किया, अपने आप को वहाँ से बचाया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और मैलिक एसिड डिपॉजिट करके, ताकि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आई होप बेटा आपको लेक्चर 4 जो है वो समझ में आया होगा। ओके